नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी राजनीति दलों के अलग अलग दावे हैं, जातीय समीकरण है, वोट बैंक हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि दलित वोटर किधर है। बिहार का दलित मतदाता किस ओर जा रहा है, क्योंकि बिहार में दलित मतदाताओं की संख्या 19% से ज़्यादा है। 1,65,00,000 के करीब दलित मतदाता हैं। बिहार में दलित मतदाता सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं और किसी की भी राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। बिहार वह राज्य जिसमें तीन मुख्यमंत्री दलित रहे। बिहार वह राज्य जिसके दलित नेताओं का जलवा दिल्ली तक देखने को मिला। बिहार की राजनीति में या तो आप रामविलास पासवान को देख लें या बाबू जगजीवन राम को, जब तक यह राजनीति में रहे दिल्ली तक इनका डंका बजता रहा। अभी की वर्तमान राजनीतिक परिवेश में बात करें तो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दो ऐसे नेता हैं जो दिल्ली में अपनी धाक जमाए हुए हैं। लेकिन बिहार में दलित राजनीति थोड़ी पिछड़ी हुई नज़र आ रही है। कांग्रेस आरजेडी का दावा है कि दलित मतदाता उनके हैं, वहीं चिराग मांझी और कई और दलों का अलग अलग दावा है दलित मतदाताओं पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस विधानसभा चुनाव में दलित मतदाता किस और है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथी गौरव हैं। गौरव, इस बार बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उसमें दलित मतदाताओं का जो रुझान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार दलित मतदाता बिहार की राजनीति को जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जो दलितों के नेता हैं, या चिराग पासवान को ले लें, जीतन राम मांझी को ले लें, तो कितने दलित नेता हैं और जो दलित मतदाता हैं वो थोड़े कन्फ्यूज नहीं नज़र आएंगे। सब अगर अपने आप को दलित नेता बताएंगे तो आखिर बिहार का दलित नेता है कौन? देखिए समीर, आपको मुख्य रूप से बता दें, बिहार का जो चुनाव है वो मुद्दों पे कम और जातीय समीकरण पर ज़्यादा लड़ा जाता है। हर यहाँ पे जो जातीय समीकरण है, हर जात की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती है। सबकी यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने समुदाय के जो लीडर हैं उन्हें चुन के विधानसभा में भेजा जाए, और जो विधानसभा से अगर चूक भी जाए तो फिर एमएलसी के तौर पे उन्हें किसी भी तरीके से सदन का सदस्य बनाया जाए। आपको बता दें कि बिहार का जो मौजूदा समय, इसमें दलित एक निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। बहुत से ऐसे सीट हैं, फिर चाहे आप वो कोसी प्रमंडल का देख लें या फिर आप मगही वाले क्षेत्रों को अगर देख ले या फिर मैथिली क्षेत्रों को देख ले, तो कई ऐसे सीट जिसपे जो दलित समुदाय है वो बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं कई सीट पर। प्रमुख रूप से अगर अभी मैं आपको बात करूं समीर, तो यहाँ पे तकरीबन 3 फ्रैक्शन बटा हुआ है दलितों का। यानी कि 3 ऐसे ठिकाने बन गए हैं जहाँ पे दलित वोट, जो आपने बताया 1,65,00,000 का, वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। 2 इसमें तो एनडीए के साथ है और 1 जो हाल फिलहाल में एनडीए से छटक कर इस इंडी अलायंस के साथ गए हुए हैं। पूर्व में केंद्र मंत्री भी रहे पशुपति पारस। अभी जो 3 फ्रैक्शन बटा हुआ है उसमें से एक चेहरा हो गया है रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान का, एक है इधर मुसहर समुदाय से आने वाले जीतन राम मांझी का, और तीसरे हैं रामविलास पासवान जी के भाई पशुपतिनाथ पारस, जो पिछले चुनाव तक एनडीए का हिस्सा थे। फिर कुछ नाराज़गी हमें देखने को मिली और उसके बाद वो इंडी अलायंस का इस बार हिस्सा बन चुके हैं। गौरव, जैसे इसमें जो गौर करने वाली बात हो ये है कि 38 विधानसभा सीट जो हैं वो दलितों के लिए आरक्षित हैं। जो हम लोग अनुसूचित जाति कहते हैं, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट बिहार में आरक्षित हैं। और एक तरह से आप देखें कि स्वर्ण जाति एक वोट बैंक है कि स्वर्ण जाति इन्हें है। ओबीसी को लेकर है कि यादव मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी कांग्रेस के लिए फिक्स है। कोयरी वोट बैंक वहाँ पे नीतीश कुमार के साथ फिक्स है। तो दलित मतदाताओं का रुझान जिधर होगा, क्या लगता है बिहार में तो सरकार उन्हीं की बनती है, लेकिन फिर भी दलित राजनीति बिहार में हाशिए पे नजर आ रही है। देखिए, एक बात जो आप दलित राजनीति के हाशिए पे आने की बात कह रहे हैं, तो पिछले बार तक का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि तीनों बड़े दलित नेता बिहार के, फिर चाहे हम पशुपति पारस की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें या चिराग पासवान की बात करें, ये तीनों एक ही अलायंस का हिस्सा थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार है कि थोड़ा सा हमें बदलाव देखने को मिला है। पिछले बार तक वैसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था इंडिया अलायंस के पास या फिर महागठबंधन के पास, जो कि मतलब दलितों को अपने ओर लुभा सके या फिर, लेकिन इस बार का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है। पशुपतिनाथ पारस के उधर जाने के बाद आप इस बात पर गौर फरमाएंगे कि पशुपति पारस अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ प्रिंस राज भी गए हैं। उनका भी अपने इलाके में तो कम से कम जहाँ से वो सांसद रह चुके हैं वहाँ पे कुछ जनाधार वो रखते ही हैं।
तो इन सीटों पर अपना कुछ दबदबा रखते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, हमें गौर करना चाहिए पिछला लोकसभा चुनाव जहां पे चिराग पासवान के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने 100% का स्ट्राइक रेट दिया है। हर वो 5 सीट जिस पे उन्होंने अपना रिजर्व सीट पे लोकसभा में जिस पे उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए और सभी सीटों को अपने पाले में किया। लालू यादव दलित वोटरों के लिए कितने बड़े फैक्टर हैं, क्योंकि लालू यादव का जब हम नाम लेते हैं तो लालू सिर्फ यादव नहीं रहते, माना जाता है लालू यादव बिहार में दलित, पिछड़ित, वंचितों के एक नेता के तौर पे उभरे थे जब वो अपनी राजनीति के लिए आए थे। अभी की वर्तमान राजनीति में लालू यादव कितना बड़ा फैक्टर है जो इंडिया गठबंधन के लिए दलितों का वोट खींचेगा? देखिए, जब लालू के राजनीति की शुरुआत हुई थी तो उन्हें मुख्य रूप से ओबीसी का नेता कहा जाता था। वो मुख्य रूप से यादवों के नेतृत्व करते हुए वो सदन में पहुंचे थे। लेकिन समय दर समय जैसे उनकी लोकप्रियता रही, वो धीरे धीरे उनका जो लेंथ है और उनका जो पेरीमीटर है वो काफ़ी बढ़ता गया। और अब वो सिर्फ सीमित नहीं है इसमें कि वो ऐसा नहीं है कि स्वर्ण वोटर्स जो है वो लालू से प्रभावित नहीं है, ओबीसी वोटर प्रभावित नहीं है। वैसे ही दलित का भी एक बड़ा टुकड़ा है जो आज भी लालू यादव के चेहरे को देखकर ही वोट डाल देता है। इस बार देखिए, जैसे आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जब इस बार हुआ तो इसमें ये माना गया कि संविधान बचाओ रैली जो थी माफ़ कीजिएगा राहुल गांधी की, वो बहुत इम्पैक्टफुल रही थी, खासकर दलित मतदाताओं में। जिस तरीके से राहुल बाहर निकले और उन्होंने दलितों के लिए आवाज़ उठाई, दलितों के लिए बात की। एक तरफ मायावती का घटता कद, मतलब ये एक माना जाता है ना कि यूपी की राजनीति के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी मायावती का अच्छा दखल था, लेकिन वो दखल लगातार कम हुआ है। और इस बीच राहुल गांधी जिस तरीके से दलित वोट बैंक के पीछे, वोट बैंक नहीं हम कहेंगे, दलितों के मुद्दों को लेकर जिस तरह से प्रभावी ढंग से आगे बढ़े थे, तो ये भी एक असर डाल सकता है। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ दलित वोटर्स मूव कर सकते हैं? देखिए, आप थोड़ा सा नज़दीकी इतिहास में ही चले जाएं, आप इस चीज़ को गौर फरमाएं। पिछले बार की हम बात करें तो राहुल गांधी की 2 बड़ी यात्राएं हुई थी। संविधान बचाओ यात्रा राहुल गांधी की तरफ से बहुत ज़ोरों शोर से उठाया गया कि संविधान खतरे में है, ये आरक्षण ख़त्म कर देंगे या फिर इन सब चीज़ों को। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जैसे ही नतीजे सामने आए, ये संविधान खतरे में है वाली चीज़ें खत्म हो गई। ज़्यादा समय नहीं हुआ है लोकसभा चुनाव के बीते और बिहार में विधानसभा चुनाव के आए, 1 साल का फ़र्क है मुझे लगता है, वो एक माहौल बनने में चुनाव का। ठीक है, इसके बीच में अब हम देख रहे हैं इस बार जो हमें देखने को मिल रहा है कि संविधान खतरे में है, या फिर वो सारे वायदे या फिर वो सारे मुद्दे जिस पे वोटर लुभाए जा रहे थे राहुल गांधी के द्वारा खुद की ओर, वो मुद्दे इस वक्त ठंडे बस्ते में चले गए हैं। इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा आपने सुना भी पिछले दिन कि बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम रहा पटना गांधी मैदान में राहुल गांधी का। बहुत ही तेज़ी से उन्होंने मुद्दे को उठाया। अपने सारे मुद्दे पे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बात का जिक्र डाला वो था वोट चोरी का। इसमें कहीं भी उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया अपने उस पुराने मुद्दे को जो कि था संविधान बचाओ वाला। इसको कोई भी इसका हमें जिक्र नहीं देखने मिला, पूरी तरीके से केंद्रित रहा। तो मतलब लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक भावना ये भी आ रही है कि हर चुनाव में एक नया मुद्दा उठ के आ रहा है इंडिया अलायंस के तरफ से या फिर पर्टिकुलरली राहुल गांधी की तरफ से अगर हम कहें तो पिछली बार जैसा कि हम देख चुके हैं कि संविधान बचाओ यात्रा जो कि चली, अच्छे चली, खूब चली, देश भर में उसका डंका पीटा गया। राहुल गांधी हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर घूमा करते थे, लेकिन फिर वो मुद्दा समय के साथ चला गया ठंडे बस्ते में। अब नया मुद्दा बिहार चुनाव में आया है वोट चोरी का। इसके इतर मुझे नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी किसी मुद्दे को उठा भी रहे हैं। हेमंत सोरेन भी उस मंच पर पहुंचे थे। राहुल गांधी के इतर बात करें तो अगर तेजस्वी भी उस मंच पे पहुंचे थे। अपराध के मुद्दे पे तेजस्वी यादव ने कहा, हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसियों के इस्तेमाल के मुद्दे पे कहा, लेकिन राहुल गांधी अपने एक मुद्दे पे स्टिक थे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जो ये एक मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी का, तो इससे तो सभी समुदाय इफेक्ट हो रहे हैं ना। ये मुख्य रूप से अगर कहें तो सिर्फ केंद्रित नहीं है ये दलित समुदाय के ऊपर। तो अभी तक इंडी अलायंस की ओर से दलित समुदाय को लेकर कोई जो विशेष प्रयास किया जाता है अपनी तरफ लुभाने का, स्क्वायर ऑफ करने का, उनके पास मेरे हिसाब से मौजूदा समय में बस एक ही विकल्प दिख रहा है, वह है पशुपतिनाथ पारस कि वो कितना दलित वोटरों को लुभाकर इंडी अलायंस के पाले में कुछ सीट डाल सके। इसमें एक चीज़ और इसमें जोड़ देना जरूरी है कि लालू यादव अभी भी जब बिहार के दौरे पर आए थे तो उन्होंने दलितों के साथ फिल्म देखी, वो हॉस्टल में गए और भी कई तरह के। लेकिन मैं 2015 के चुनाव पे बात करना चाहूँगा। जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार 2015 में राजद के सबसे ज़्यादा 14 दलित विधायक चुनकर विधानसभा में आए थे। जदयू के 10, कांग्रेस के 5 और भाजपा के 5 विधायक चुने गए थे।
इसमें सबसे ज़्यादा जो 13 विधायक आए थे वो रविदास समुदाय से आए थे और 11 विधायक पासवान समुदाय से आए थे। इसमें गौर करने वाली बात ये है गौरव कि 14 आप आरजेडी ले लीजिए और 5 कांग्रेस, 38 में से 19 विधायक इंडिया अलायंस के थे। क्या इस प्रदर्शन को इंडिया अलायंस इस विधानसभा चुनाव में दोहरा पाएगी? आप इस जो आपने आंकड़े का भी जिक्र किया उसमें आप नोटिस करें कि 38 में से आपने कहा 19 सीटें महागठबंधन के पाले में आई थी, यानी 50% का स्ट्राइक रेट था। तो बाकी 50% का स्ट्राइक रेट फिर गया होगा एनडीए के खाते में। तो यहाँ पे ऐसा कोई टक्कर की जो आप बात कर रहे हैं, मुकाबला बिल्कुल बराबरी का रहा। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे 2015 से लेके 2020 के चुनाव में तो आपने गौर फरमाया होगा कि दोनों ही चुनाव में आरजेडी को भी थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ा 5 सीटों का, और कांग्रेस को तो खैर जो नुकसान हुआ सो हुआ ही। बढ़त हुई थी पिछले चुनाव में बीजेपी की और ये माले की। माले हमेशा से शांत रहने वाले पार्टी है, वो जो भी करती है खुफिया तरीके से करती है, ज़्यादा ढोल नगाड़े नहीं पीटते वो लोग। तो पिछले 2 चुनाव से जो हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ है और इस बार भी काफ़ी मिट्टी पलीद हमें देखने को मिल रही है। अब ये दलित समुदाय का जो मोह भंग, राहुल के सभा में तो भारी भीड़ नज़र आ रही है जी। पता नहीं क्यों अब ये सभा में इनकी जितनी भीड़ नज़र आ रही है, गांधी भीड़ में कल हमने माफ़ करेंगे गांधी मैदान में कल जैसा हमने भीड़ देखा है, अगर वो वोट पे कन्वर्ट हो जाए या फिर अगर इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी काम कर जाए तब तो फिर कांग्रेस के वारे न्यारे होने से बच जाएंगे। अन्यथा मुझे लगता है कि इस बार जितना एफर्ट डालना चाहिए दलित वोटरों के लिए खासकर, हालांकि चिराग पासवान इसमें खूब जान फूंक रहे हैं, उनके परिजन है अरुण भारती जीजा है उनके, वो खूब जान फूंक रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ एफर्ट मुझे अभी इंडी के तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। भले अंडर करंट कुछ चल रहा हो, आरजेडी में तेजस्वी कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हो, लेकिन जो अभी का सिनेरियो है उसके हिसाब से तो माफ़ करेंगे दलित वोटरों को लुभाने में बीजेपी और एनडीए मुझे थोड़ा ज़्यादा सक्रिय लग रहे हैं। इस बार आप रैली में एक चीज़ पे एक तस्वीर बड़ी चर्चा का विषय बन रही है, पप्पू यादव और तेजस्वी एक दूसरे से बात कर रहे हैं जी। बिहार की राजनीति में इस तस्वीर के मायने थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, पप्पू यादव के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो कांग्रेस में होकर भी नहीं है। हाँ, उनका जो स्टेटस है अभी मौजूदा स्टेटस लोकसभा में एक निर्दलीय सांसद के रूप में है, उन्हें टिकट नहीं मिली थी। हालांकि वो पूर्ण रूप से जुड़ना चाह रहे थे कांग्रेस से। उनका कोशिश भी यही है कि अगर उन्हें कभी भी उनके तरफ से कोई उनका सपोर्ट जाता है तो वो हमेशा से जाता है महागठबंधन की तरफ या फिर इंडिया अलायंस की तरफ। एनडीए से उनका कोई सरोकार नहीं है। जिस इलाके से वो आते हैं वहाँ भी दलित समुदाय की अच्छी खासी पकड़ है, पूर्णिया वाले इलाके में। मुझे लगता है कि कुछ फ़ायदा अगर वो चाहे, क्योंकि वो लोकप्रिय नेता है पप्पू यादव, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। बाढ़ में उनकी खासकर भूमिका दिखती है प्रभावित इलाकों में। पप्पू यादव जिस तरीके से खुद को जोड़ना चाह रहे हैं, और इस बार न तेजस्वी भी इस बात को कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि उनके गठबंधन को पप्पू यादव की ज़रूरत है। पप्पू यादव अब एक जो पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपना जो दमखम दिखाया कि अकेले वो बाकी दलों को पछाड़ कर निकल गए, सीमांचल में तो कम से कम वाली बात है, उनके इतना वो मादा रखते हैं अपना कि किसी तरीके से भी अपने इलाके में तो वो बहुत अच्छी खासी एक संख्या इंडी के पाले में ला सकते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल हम आपसे करेंगे। राहुल गांधी को जो ये यात्रा हुई वो बेगूसराय नहीं गुजरी। बेगूसराय के जो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं वो कन्हैया कुमार हैं जी, बिल्कुल। तो पप्पू से तो पैचअप हो गया, अब अगला निशाना क्या कन्हैया से तेजस्वी के पैचअप की तैयारी चल रही है? शायद इसीलिए यात्रा वहाँ नहीं घुसाई गई कि आने वाले समय में कुछ ऑप्शन खुल सके। देखिए, सवाल ये भी एक सोचने वाला है। मतलब ठीक है, आपने थोड़ा सा अंडर ये जो कैलकुलेशन अभी चल रहा है वहाँ पे, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस चाह रही है कि इस बार वो दाव खेलेगी कन्हैया कुमार पर। लोकसभा चुनाव में भी ये चीज़ हमें देखने को मिली थी और इस बार भी कांग्रेस चाह रही है कि अभी जो सबसे बड़ा चीज़, देखिए कन्हैया कुमार का इमेज में काफ़ी डेंट तो लगा हुआ है पहले से। अब कांग्रेस और भी ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाह रही है, इसीलिए कोई अनवांटेड रिस्क को वो अफोर्ड नहीं करना चाह रही है वहाँ पे। ऐसा नहीं है, हम इस चीज़ें से नकार नहीं सकते हैं कि भविष्य में बेगूसराय में कांग्रेस के किसी बड़े नेता या फिर खुद राहुल गांधी का दौरा नहीं होगा। इस बार संभावनापूर्ण है कि कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ेंगे। लेकिन अब इसका नतीजा क्या है, और कन्हैया कुमार को वो काफ़ी बचा के चल रहे हैं अभी, क्योंकि उनकी छवि को लेकर कांग्रेस को भी उतनी ही चिंता है जितनी खुद कन्हैया कुमार को है। बिहार की राजनीति हर दिन रंग बदल रही है और इस रंग बदलती राजनीति में कब कौन सा सिक्का चल जाए,
की कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बिहार में सभी बड़े नेताओं का दौरा जारी है, हर राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर राजनीतिक अपडेट के साथ हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि बिहार की राजनीति में कौन सा वर्ग किसके लिए बैटिंग कर रहा है। लेकिन आज जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि बिहार का सबसे बड़ा दलित नेता अभी के वर्तमान परिवेश में कौन है? क्या वह चिराग पासवान हैं या जीतन राम मांझी हैं? यह दलित वोटर्स अभी इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। आप देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।